नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, आज हमारे साथ हैं ज्योतिर्मय से हरिमोहन जी। हरिमोहन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रतिष्ठित चैनल पर मुझे बुलाया। जी, दर्शकों, अरविंद केजरीवाल हैं कि जो विवादों से अपना पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते, बल्कि ऐसा लगता है कि वो ये कहते हैं कि हे दुनिया के तमाम बैलों, कृपया करके आओ और मुझे मारो। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब अपने जीवन की सबसे जहरीली राजनीति में उतर चुके हैं और उनका ये जहरीलापन अब माँ यमुना तक पहुंच चुका है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने यमुना सफाई का तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब वो साफ-साफ तौर पर यमुना में जहर घोल रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि उन्होंने कह दिया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है। ये शिकायत लेके वो जाते कहाँ हैं? उन्हें जाना चाहिए पुलिस थाने, उन्हें जाना चाहिए दिल्ली पुलिस, उन्हें जाना चाहिए दिल्ली के किसी कोर्ट में, क्योंकि ये एक आपराधिक मामला है जो आरोप लगा रहे हैं, यदि उसमें तनिक भी सच्चाई है तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के कारिंदों को भेजते कहाँ हैं? यमुना में जहर मिलने की शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन भेजते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पलट कर उनसे पूछ लीजिए कि ठीक है साहब, आप जरा हमें सबूत दे दीजिए कि आप जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है, तो उसका सबूत दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार नाचने पर उतर आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन साहब, आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते? इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के ये सारे जहरीले काम केवल और केवल दिल्ली चुनाव में जो उनकी जमीन परिस्थिति है, उनके पार्टी की जमीन परिस्थिति है, उससे उभर के आई है। केवल पॉलिटिक्स कर रहा है ये घिनौना आदमी, जहरीला आदमी। यहीं पर सोनीपत की एक कोर्ट ने तलब कर लिया है अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को कि जो तुमने यमुना में जहर की बात की है, ये बहुत बड़ा पाप है, हिंदू धर्म सनातन के साथ मजाक है और दिल्ली की जनता के साथ मजाक है। 17 तारीख को अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने तिहाड़ यात्रा के पैरेलल यात्रा यानी कि सोनीपत की ये कोर्ट में है। कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों जगह से तमाचा मिला है इस जहरीले व्यक्ति को। क्या कहेंगे हरिमोहन जी, आप किस तरह की जहरीली साजिश कर रहे हैं? और सिर्फ जहरीली साजिश नहीं, ये पंजाब नंबर की गाड़ियों से शराब की, ये पंजाब नंबर के गाड़ियों से नोटों की, गोदाम भर भर के ये शराब घोटाले करने वाला आदमी अब दिल्ली की जनता को क्या इतना सस्ता समझता है, इतना शराबी समझता है, इतना नशेबाज समझता है कि वे शराब की कीमत पर वोट खरीदेगा? क्या कहेंगे आप? खरीदेगा, खरीद रहा है और वोट बिक रहे हैं। और अगर बिक ना रहे होते तो हमारे को गलियों के अंदर, कूचों के अंदर जहां जाए जा रहा है, इसका विरोध होता हुआ नजर आता। कहां विरोध हो रहा है? इसका मतलब यह है कि साइलेंट एक्सेप्टेंस दिल्ली वालों ने इसके शराब नीति को दे दी। साइलेंट एक्सेप्टेंस इसकी धूर्त, मक्कार, बेईमान जो नेचर है इसका, उसको दे दिया। शांति से उसको एक्सेप्ट कर तो लिया। और कैसे करते हैं? और एक बार नहीं, चलो ठीक है, इस बार शराब के मामले में, पिछली बार, उससे पिछली एमसीडी के मामले में। भैया एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग असलियत में सिद्धांत के आधार पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन सिद्धांतों के आधार पर हम केजरीवाल को जज करते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर केजरीवाल पूरे तरीके से एक महाधूर्त, बेईमान, मक्कार इंसान है। लेकिन जो आम वोटर है वो असलियत में जज कर रहा है कि भाई इस केजरीवाल ने मुझे लाभ कितना पहुंचाया। वो लाभ वो कैलकुलेट कर रहा है कि मैं, अगर मोहल्ला मेरा गंदा है, मेरे मोहल्ले में कूड़ा नहीं उठता, तो केजरीवाल थोड़ा ना कूड़ा उठा के लेके जाएगा। वो तो सरकारी अफसर हैं जो काम नहीं कर रहे, और सरकारी अफसरों को काम ना करने के लिए तो मोदी ने कह रखा है। लेकिन केजरीवाल से क्या हो सकता था कि केजरीवाल मुझे फ्री बिजली दे सकता है, केजरीवाल मुझे फ्री पानी दे सकता है, केजरीवाल मुझे फ्री बस राइड दे सकता है, केजरीवाल और भी बहुत सारी दूसरी सुविधाएं हमारे को इस तरीके से देगा जिससे हम कामयाब हो सकते या हमें फायदा होगा। तो जब केजरीवाल हमारे को ऐसे ऐसी चीजें देगा जिससे हमें फायदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है केजरीवाल को सपोर्ट किया जाएगा। और इसी चीज में वो केजरीवाल कामयाब हो रहा है। ऐसी चीजों को समझ के, ऐसी चीजों को देख के, महसूस करके कामयाब हो रहा है कि भाई यही तो करना था ना उसने, कैसे भी करके, कि फ्री बिजली बांट दी, फ्री पानी बांट दी। अब रही बात दिल्ली की जनता, तो भैया दिल्ली की जनता, असलियत में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग दिल्ली की जनता को सिर्फ एक सेगमेंट पे देखते हैं, दिल्ली की जनता।
हम ये नहीं देखते। अब एक इंसान के बारे में अगर है कि एक इंसान के 20 चेहरे होते हैं और लगातार सभी चेहरे पढ़ने के लिए आपको लगातार मिलते रहना होता है, तो केजरीवाल क्या, इस जनता के साथ भी यही है कि इस जनता के भी कई सारे चेहरे हैं। यही जनता 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर मोदी को इतना बहुमत देती है कि 54-55% वोट जो है इसी जनता का मोदी को पड़ता है। 55% वोट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का नंबर आता है, इसी जनता का वो चेहरा जो है, वो विचार जो है वो बदल जाता है और वही जनता केजरीवाल को एक अच्छा खासा परसेंटेज दे रही थी 2020 में। क्यों? क्योंकि अजाब और लगभग 40% के करीब जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वो है, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों में सेम था। लेकिन 15% वोट बैंक चेंज हो गया। वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन में एक महिला 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाती है और उसके 1200 रुपए महीना बच जाते हैं बस ट्रैवल के, या 1200-1500 रुपए बस में आने जाने के बच जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो लेडी कहीं ना कहीं केजरीवाल से इस मामले में संतुष्ट है कि केजरीवाल ने मेरे 1200-1500 रुपए बचा दिए पानी के, वो बिजली के, और 200-300 रुपए महीना बचा दिया पानी का। उसके बाद छोटे मोटे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस बेनिफिट से उस महिला को अगर फायदा हो रहा है तो वो अपने पति की भी नहीं सुनी। मैंने बहुत ऐसे देखी हैं जो ये कहती है मेरा पति तो पता नहीं क्या बकवास बातें करता रहता, मोदी अच्छा है, मोदी को हमने लोकसभा में दे दिया। दिल्ली में बीजेपी में कौन है ये तो बता दो। दिल्ली में तो केजरीवाल है ना, इसको वोट देंगे, वहां पर वो मोदी है तो उसको वोट देंगे। मतलब ये एक जो वोटिंग इंटेलिजेंस है वो महिलाओं के अंदर नॉर्मली तो देखा गया, इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे तो कम से कम अवेयरनेस तो कह ही सकते हैं कि जो महिलाओं के अंदर देखा गया और उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, आप चेंज कर नहीं पा रहे जी। ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, और ये हकीकत में भी हो रहा है। यही वजह है कि फ्री बीज के चलते अरविंद केजरीवाल कम से कम इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन की गणित है, उसको सुलझा ले जा रहे हैं, लगातार सुलझा रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन ये तीसरा चुनाव है अरविंद केजरीवाल का। पहले चुनाव सबसे पहला लड़ा, सरकार बनाई, नहीं चली, अलग बात है। फिर 2 अपने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। अगर इतना ही फ्रीबीज का भरोसा है, इतना ही अरविंद केजरीवाल की कही बात को दिल्ली की सो कॉल्ड प्रबुद्ध जनता या कौन सी जनता है, डोंट नो, लेकिन वो जनता अगर इतना ही समझ रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में इतना ज्यादा हैरान, परेशान, हिला हुआ नजर क्यों आता है? पहला मेरा एक सवाल ये है आपसे। इस तरह की जहरीली राजनीति वो क्यों करने पर उतर आया है? ये मेरा दूसरी बात है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल का गली-गली विरोध नहीं हो रहा है, तो किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या नेताओं का, किसी कांग्रेस दल का भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनको गलियों से खदेड़ा जा रहा है कि तुम चले जाओ और ये तो केजरीवाल की गली है। तो दिल्ली तो ये समभाव सबके साथ रख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा पैमाना है और इस बात की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, कम से कम भारत के स्वस्थ राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवहार में, कि किसी गली में कोई नेता घुसे और थप्पड़ मरवा ले और खुद को जनता उसको दौड़ा ले। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की कवायद खुद के लिए करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली के जनता का नशा टूटा नहीं है, हम शराब बांट के चुनाव जीत लेंगे, हम बस फ्री करके चुनाव जीत लेंगे, हम फ्री बीज बांट के चुनाव जीत लेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल इतना परेशान क्यों है, इतनी घिनही राजनीति क्यों कर रहा है? और अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात? भैया माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ओपिनियन एक फैक्ट के ऊपर अलग है। ये केजरीवाल का तीसरा नहीं चौथा चुनाव है। 2013 में भी एक चुनाव लड़ा गया था, 15, 19, हाँ जी, ये चौथा चुनाव है, बिल्कुल ठीक बात है। तीन बार वो सरकार में रहे, मेरा ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो पहला चुनाव जो 28 सीटों के साथ वाला था, वो तो इस नाम पे कि क्रांतिकारी राजनीति, उसके दम पे हम आए। दूसरा 2015 में जो चुनाव जीता गया, उसमें क्रांतिकारी राजनीति के साथ में कांग्रेस का साथ मिल गया कि कैसे भी करके बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, मोदी को हराना है, और इस हद तक हराना है कि मोदी के जो वो चुनाव का जो विजय रथ है उसको रोका जा सके। तो इसके ऊपर ध्यान दिया गया। 2019 का 20 का जो चुनाव था, वो असलियत में देखा जाए तो बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में केजरीवाल ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि मैं तो करना चाहता हूं, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, मैं तो करना चाहता हूं, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, और क्योंकि बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, इसी वजह से मैं यहां पर इस्तीफा दे रहा हूं।
या फिर मेरे को दोबारा चुनो और ताकत दो। उसके बाद कहता था कि जो मैं काम नहीं कर रहा वो वाले काम है जो एमसीडी में नहीं हो रहे, एमसीडी नहीं कर रही, और एमसीडी बीजेपी के पास है। यानी अपने ऊपर 2020 में भी किसी भी तरीके का कोई भी आरोप नहीं आने। मुझे ऐसा लगता है जान के या पता नहीं कैसे 2022 में एमसीडी भी केजरीवाल को मिल गई, और बीजेपी के राज में जो एमसीडी साफ सफाई की तरफ अच्छा खासा ध्यान दे लेती थी, साफ सफाई होती थी, गली का कूड़ा उठता था, गली के कूड़े के बाद झाड़ू लगती थी, उसके बाद क्या नाम है, बहुत से जो काम एमसीडी के होते थे वो दिखाई देते थे। अब प्रॉब्लम ये है वो सारे काम बंद हो गए। दिल्ली लगातार कूड़े के ढेर में बदलती जा रही है। जो उस टाइम पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। यानी एमसीडी जीतने के बाद एक नेगेटिविटी जो ग्राउंड लेवल पर दिखनी चाहिए थी, यानी अपने हर काम का ठीकरा जो दूसरों के ऊपर फोड़ देता था कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ऐसा है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ऐसा है, उसने नहीं करने दिया। जो ये परिस्थिति है ना भैया, ये परिस्थिति लगातार बन रही, लगातार बन रही। लेकिन अब क्या हुआ, एमसीडी इसके पास आने के बाद ये वो आरोप नहीं लगा पा कि भाई गलियों में कूड़ा कौन उठाएगा, एमसीडी उठाएगी। किसके पास है? केजरीवाल। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप एक तरफ ये कह रहे हैं, एक मिनट हरमोहन जी, आप एक तरफ ये कहते हैं कि साहब ये अभी भी मूर्ख बना ले जा रहा है जनता को, दिल्ली की जनता को, और इसके पास अभी भी अपर हैंड है। दूसरी तरफ ये आप कह रहे हैं कि अब बजबजाती नालियां, टूटी सड़कें एमसीडी जीतने के बाद भी है। अब ये इन दोनों में असली स्थिति कौन सी है? हम किसको माने? अब यही तो कंफ्यूजन है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं, ये हर किसी के पास जाके पूछ पाना बड़ा मुश्किल है। एरिया वाइज अलग है, बाकी सब चीजों में अलग है। जैसे प्रभात रंजन जी मेरे साथ डिस्कस करते हैं, वो एक गली का एग्जाम्पल देते हैं। उस गली और एक मोहल्ले का एग्जाम्पल देते हैं। ओखला के पास एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, वहां मिक्स्ड पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि वो निचला इलाका है तो बारिश के पानी उसके वहां भरता ही भरता है, एक मंजिल तक जगह डूबती डूबती है, बिस्तर से लेकर बर्तन तक गंदे होते ही होते हैं, और नालियों का पानी बाहर आता ही आता है। कई बार तो लैट्रिन वगैरह सारी घरों में घुस जाती है। वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोग केजरीवाल को गालियां बक रहे हैं। अगर उनकी गाली बकने के बिहाफ पर आप ये जज करते हो कि वो केजरीवाल को वोट नहीं देगा तो फिर गलत है। वो ये कह रहा है कि चल कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए मैं परेशान होता हूं, मेरा गद्दा गीला हो जाता है, मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, उसमें लैट्रिन घुस जाती है, बाथरूम का पानी हो जाता है, हमारा जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद बाकी 11 महीने हम केजरीवाल की दी हुई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। तो उस 1 महीने के चक्कर के अंदर हम ये सुविधाएं क्यों छुड़वाएं? नहीं छोड़ेंगे, ये बात समझ में आती है, मैं रोक रहा हूँ। केजरीवाल झूठ फैलाने में इस समय पर बहुत आगे है, और बीजेपी के पास ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। जैसे मोदी जी ने देखिए हरमोहन जी, हम केजरीवाल और बीजेपी कैसे आपस में लड़ेंगी, कैसे लड़ना चाहिए, हम इस पर जा ही नहीं रहे। हम केजरीवाल की राजनीति समझना चाह रहे हैं। बीजेपी उसको कैसे काउंटर नहीं कर पाएगी, बीजेपी उसमें कहाँ कमजोर पड़ जा रही है, ये हमारा आपका मैटर ही नहीं। अब एक चीज, ये बात अब आ जाते हैं जरा सा केजरीवाल की राजनीति पे एक बार फिर, क्योंकि केजरीवाल सत्ता वाले पार्टी का मुख्यमंत्री है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही है, आतिशी तो चेहरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो भाई ठीक है, 20 साल 26 साल 28 साल का सूखा है, कांग्रेस पार्टी का सूखा है, वो सब छोड़ देते हैं ना। हम लोग कौन से होते हैं बीजेपी के, हम लोग कोई एजेंट तो है नहीं कि बैठ के न ठेका उठाया हमने कि बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही, छोड़ देते हैं इस बात को। हम आते हैं केवल अरविंद केजरीवाल। मैं वही चीज समझना चाह रहा हूँ। अब एक चीज बताइए मुझे, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल को 77 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ना है और उसमें से उसको मेजॉरिटी पानी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि भाई साहब इनको तो केवल 50 सीटों में ही मेजॉरिटी लेके आनी है, क्योंकि जो मुस्लिम जहां डेमोग्राफी अलग है वो इलाके बिल्कुल दूसरे हैं। अगर आप पुरानी दिल्ली की बल्ली महारान और उसके बगल वाली सीट देख लीजिए, जो कि बीजेपी ने कभी अपनी पूरी औकात लगा के भी वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस बार बीजेपी ने वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट्स के खिलाफ जो है वो दलित कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा रोचक भीम और मीम वाले कॉम्बिनेशन के लिए ये बात भी सही है कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी और ये टट्टी वाली बात को अनसुना करने वाले जो उनका मतदाता वर्ग है अरविंद केजरीवाल का, उसके साथ मुसलमानों का टॉपअप और थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट हिंदुओं का टॉपअप, ये केजरीवाल का कुल वोट शेयर है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से ये देखा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद अरविंद केजरीवाल की तमाम धूर्तता के बाद इस वोट शेयर में से कितना कम हो रहा है। आप ये बताइए,
कांग्रेस केवल 15 सीटों पर लड़ रही है, मुसलमानों के सामने लड़ रही है। कांग्रेस का दिल्ली जीतना कोई मकसद नहीं है। उनका यह है कि आगे के एजेंडे के लिए वो मुसलमानों को दिखाना चाह रहे हैं। मुसलमान बटेगा कि नहीं बटेगा, पहली एक चीज, बढ़ता हुआ दिखाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब कांग्रेस के प्रति बहुत धुआंधार एग्रेशन में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो 30-32 वोट शेयर, उसमें 2-4 बढ़ गया तो बढ़ गया, वो अपना अलग लड़ रही है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि अरविंद केजरीवाल के एग्जिस्टिंग वोट शेयर जो उन्हें जिताता आया है, उसमें हिस्सेदारी करने के लिए ओवैसी है, उसमें हिस्सेदारी करने के लिए कांग्रेस है, और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस एग्रेशन के साथ लड़ रही है, भले वो केवल 15 सीटों पर लड़ रही हो। अब केजरीवाल क्या इससे ज्यादा घबराया है या वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा घबराया है? लड़ किससे रहे हैं केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल पूरी तरीके से कांग्रेस जो उनका वोट शेयर खाने के चक्कर में दिखाई दे रही है, उससे लड़ते हुए दिखा रहे हैं, और ये पूरी घबराहट वहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी को भी किनारे छोड़ते हैं। इसमें क्या कहेंगे? केजरीवाल इस समय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से घबराए हुए हैं। पहले अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जो मुस्लिम वोट है, मैं यूं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े नंबर में, लेकिन हाँ ये है काफी नंबर में, अगर कांग्रेस के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, ताहिर हुसैन जैसे बंदे को जो एआईएमआईएम टिकट देती है, तो मुस्लिम वोट बैंक उसका भी अपना है, वहां पर भी वो मुस्लिम्स जो हैं कुछ अपने आप को चेंज कर लेते हैं और ताहिर हुसैन या फिर कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आ जाते हैं। तो कांग्रेस, केजरीवाल को सबसे बड़ा डेंट यही पड़ा है। केजरीवाल को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यही वाला है, डेंट पड़ना जिसे कहते हैं वो यही है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस का पुराना वोट रहा है, और ओवैसी के लिए कहीं ना कहीं भाईचारा रहा है, और ओवैसी नेशनल लेवल पर मुसलमानों के लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट करने में काफी हद तक कामयाब हुए। यहां तक कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को जब पता लगता है कि इस समय से इस टाइम तक ओवैसी बोलेंगे, तो नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि वो ओवैसी को सुनने के लिए पार्लियामेंट में बैठे हुए होते हैं। तो अंदाजा लगाकर देखिए, एक इन्फ्लुएंस ओवैसी का है। अब सवाल यही होता है कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि कितने वोट खींचेंगे। यानी अगर ये जो एक छोटी पार्टी ही सही, मान लिया जो क्या कहते हैं ओवैसी की पार्टी हुई, अगर वो ओवैसी 5,000 मुसलमानों के वोट इधर से उधर ट्रांसफर करने में कामयाब होता है, और कांग्रेस भी 5 से 10,000 मुसलमानों के वोट इधर से उधर ट्रांसफर करने में कामयाब होती है, तो मुस्तफाबाद जैसी सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर भी जब केवल 3 सीटें आई थी तब भी बीजेपी जीत के गई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा था और आम आदमी पार्टी ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा, दोनों ने अपने वोट्स को डिवाइड किया और बीजेपी जीत गई। अब भी यही कैलकुलेशन नजर आ रही है कि अगर एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों अपने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, और आम आदमी पार्टी तो उन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने वो कैंडिडेट मुस्लिम उतारेगी ही उतारेगी, तो ऐसे में डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या खेल खेलती है, और बीजेपी क्या खेल खेलने के बाद किस तरीके से सिचुएशंस को इस तरीके से लेके जाए, खेल खेलने के बाद कि भाई वो पूरी ताकत के साथ अपने जो हिंदू वोट है उन्हें यूनाइट करे, दलित और हिंदू वोट जो है, दलित वोट जो है और बाकी कास्टों के वोट जो है वो यूनाइट करे, जितनी ज्यादा मजबूती से हो सकता है वो यूनाइट करे, और मुस्लिम वोट को ऐसे ही बंटने दे। तभी हम देखेंगे कि ये एक पहली कैलकुलेशन, दलित वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा चुका है, पंजाबी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा चुका है, पूर्वांचली वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा चुका है, कुछ परसेंटेज अभी भी बचा हुआ है जो जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। अगर हम आर पार की देखते तो हम कैलकुलेट करने में थोड़ी सही नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके छोटे छोटे स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो क्यूमुलेटिव लेटिंग इफेक्ट है उसको जज करने की कोशिश कर सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम भाजपा क्या नहीं कर रही है कि नहीं कर पा रही, उस पर जा ही नहीं रहे। हम ये देखने की प्रयास कर रहे हैं कि अब जब अपने चौथे इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, तो उनका जो वोट शेयर है उसको कहां कहां बिखरते हुए या बिखरने के उसके चांस है। आपने बड़ा अच्छा बताया। एक उदाहरण आपने किस सीट का दिया जहां पर दोनों ने कैंडिडेट उतार दिया था मुस्लिम, और बीजेपी निकाल ले गई 3 सीट, मुस्तफाबाद सीट, दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट। अब अगर, जी हाँ बिल्कुल, मैं और कुंडलकी वाली सीट भी याद रखो,
मैं यही देखने का प्रयास कर रहा हूँ हरिमोहन भाई कि अगर मुस्तफाबाद जैसा एग्जाम्पल अगर सामने आ रहा है तो उसी को हम ले लेते हैं। साथ में जरा इस बार बल्ली मारान की सीट ले लेते हैं जहां कांग्रेस ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है मुसलमान, वहां पर ओवैसी ने भी एक कैंडिडेट उतारा है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी उतारा है, और जिसको कभी भी नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, वहां बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग लगाई है और दो बगल बगल की सीटों में, बली मारान के बगल वाली कौन सी विधानसभा है मुझे नहीं याद है, दोनों दिल्ली 6 में आती हैं, वहां पर उसने दलित कैंडिडेट उतार दिया। तो एक नई सोशल इंजीनियरिंग, मीम और भीम को चेक करने का बीजेपी ने वहां दांव तो खेल दिया है जमीन पर। देखना है क्या हासिल होता है। यही मैं यहां भी जोड़ना चाह रहा हूं। मैं जब ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा कि 5,000 वोट भी अगर कांग्रेस ने डिस्टर्ब कर दिया, 5,000 वोट भी अगर ओवैसी ने डिस्टर्ब किया, तो एक बात तो ध्यान रखिए, आप ये कह रहे हैं कि खत्री और पंजाबी बीजेपी के पास आ रहा है, पूरबिया पूरा नहीं आया है, आ रहा है। एक बात तो तय है ना कि 32 से 34% वोट जो हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है विधानसभा में, वो उसका इंटैक्ट रहा है। बीजेपी इस बार फोकस कर रही है वो जो 16% जो स्विंग हो फ्लोटिंग रहा है। वोट है, जो कि लोकसभा में देता है और विधानसभा में नहीं देता है। जहां तक अगर मान लें कि ये 16% केवल वही है, फ्री बिजली, फ्री पानी और बसों में फ्री यात्रा, तो ये टोकरा तो बीजेपी ने भी सजा दिया है। तो मामला ये है कि बीजेपी का वोट शेयर बिखरने का कोई चांस नहीं है बढ़ने के अलावा, जबकि अरविंद केजरीवाल का बिखरने के चांस है। अगर एक एक ईंट भी कम हुई तो फिर तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। उनका तो राहुल गांधी का अपना एक्सपेरिमेंट है, वो पैन इंडिया मुसलमानों को सिग्नल देना चाहते हैं। ऐसे में संभावना आप देख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इतने हिले हुआ दिखाई दे रहा है, इतना जहरीला दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जहरीला तो वो अपनी सीट पर हारने की वजह से दिखाई दे रहा है ना। वो हार रहा है, मनीष सिसोदिया हार रहा है, और आतिशी सिंह हार रही है, अलका लांबा हार रही है, और सत्येंद्र जैन हार रहे हैं, गोपाल राय जैसे बड़े बड़े जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सारे हार रहे हैं। कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो कि मतलब जीत रहा हो। सबकी हालत खराब है, सभी हार रहे हैं मतलब आम आदमी पार्टी में। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी सिनारियो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है जहां पॉसिबली मेजोरिटी तो आएगी, लेकिन जो लीडर्स हैं, जो पार्टी को लीड कर सकते हैं, वो सारे बाहर है कॉम्पिटिशन से। अच्छा, आप अब अभी ऐसी मानते सिचुएशन हैं में कि दिल्ली कहां जाएगी आप ये बताओ। पॉसिबली अभी भी है आपके भरोसों को सलाम कि आप अभी भी मानते हैं कि मेजॉरिटी तो आएगी लेकिन नेता नहीं रहेंगे, यानी बारात तो जाएगी लेकिन दूल्हा नहीं रहेगा, दूल्हे का बाप नहीं रहेगा, दूल्हे का भाई नहीं रहेगा, दूल्हे का चाचा नहीं रहेगा, दूल्हे की बहनें और फूफाई नहीं रहेंगी। लेकिन फिर वो बारात जाएगी तो शादी होगी कैसे, यानी सरकार बनेगी कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब कुछ दिन बचे हैं, आज 31 तारीख है और मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम से कम दिल्ली को ये सोचना पड़ेगा कि बहती हुई शराब बहती नालियों पर भारी पड़ेंगी क्या, फ्री पानी, गंदा पानी हाथों में आते नोट से भारी पड़ेगा क्या। ग्राम प्रधान के चुनाव किसी सुदूर राज्य में सुना करते हैं हम सब कि कभी हो जाया करते थे, लोग जीत जाया करते थे थोड़े से मुर्गे और थोड़ी सी शराब की बदौलत। क्या खुद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाली जनता उसी मानसिकता की निकलेगी क्या, ये अब देखने का सवाल है, ये अब देखने का प्रश्न है। हरिमोहन जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।